चालू। आज के इस खास समारोह में उपस्थित आप सभी ग्रामीण वासियों का समाजवादी विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन बाबू भूपेंद्र बाबू को याद करने का दिन है। जब इस दौर में किसी भी विचारधाराओं की प्रासंगिकता में क्षरण हो रहा है, उनका क्षय हो रहा है, तो जो एक माली होता है, जब जब बाग में टहनियाँ टूट जाती हैं और पेड़ का जड़ खराब हो जाता है, तो माली नए रूप से खाद और पानी देता है। तो जो विचारधाराओं की जो मौलिक संकल्पना है, उस पे हम सबों को विचार करना आवश्यक है। जो समाजवादी विचारधारा है वह समता का विचारधारा है, गरीबी उन्मूलन का विचारधारा है, गरीबों, शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों को न्याय, समता, आदर्श की भावनाओं को स्थापित करने का विचार है। बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल को हम पाते हैं जो भारतीय पुनर्जागरण का एक जन आंदोलन रहा, जो हम भक्ति आंदोलन से लेकर के नानक, कबीर, गांधी, लोहिया, साथी डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते, जो भारतीय पुनर्जागरण का, समाज के निर्माण का परिपाटी है, उसी परिपाटी में भूपेंद्र बाबू को हम लोग देख पाते हैं। भूपेंद्र बाबू का जीवन को देखें तो उनका राजनीतिक जीवन शुरुआत होता है अंग्रेजी हुकूमत की जो दास्ता थी उसके खिलाफ जन आंदोलन से। सन 1942 की क्रांति 13 अगस्त, जब भूपेंद्र बाबू अपने तमाम जनसाथियों के साथ उपस्थित जन समुदाय को लेकर के, किसानों को लेकर के, नौजवान साथियों को लेकर के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मधेपुरा की पुरानी कचहरी पर यूनियन जैक का झंडा उतार करके तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। फिर जब लोक जीवन में आते हैं आज़ादी के पश्चात, तो पहला चुनाव लड़ते हैं, पहला चुनाव वो हार जाते हैं। दूसरी चुनाव में सन 57 में विधायक बनते हैं अपनी पार्टी से, सिंगल विधायक, सोशलिस्ट पार्टी से। फिर आगे चल कर के डॉक्टर लोहिया के सहयोगी थे, तो डॉक्टर लोहिया अक्सर कहा करते थे भूपेंद्र बाबू के लिए कि हम तो सैद्धांतिक समाजवादी हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल समाजवादी है वह कोई और है, तो वह भूपेंद्र बाबू है। यह वर्ष 2024 का इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आज के अभी हम सबों ने देखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का घोषणा भारत सरकार ने किया है। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं के साथ कदम से कदम मिला करके जन सेवा करना, किसानों के हित को आगे रख करके वंचित, उपेक्षित, दलित, जो पिछड़ा वर्ग है, सबों के सवाल को सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करवाने में बड़ा भूमिका रहा है भूपेंद्र बाबू जैसे नेताओं का। एक जब गैर कांग्रेसी सरकार बन रही थी सन 67 में, तो भूपेंद्र बाबू के चाहने वाले लोग भूपेंद्र बाबू से अपील किए थे कि आप आइए और मुख्यमंत्री बनिए। तो भूपेंद्र बाबू ने, जो समाजवादियों का सिद्धांत रहा है कि एक व्यक्ति एक पद, तो उन्होंने बहुत आसान रूप से अपने लोगों को समझाया कि मैं विपक्ष में हूँ और राज्यसभा का मेंबर हूँ, तो मैं आपका सवाल को राज्यसभा के मेंबर के रूप में बखूबी उठा रहा हूँ। और जो सदन का नेता है बिहार विधानसभा का, तो उसमें अगर बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल जी का सोच रहा कि सदन का नेता ही सदन का नेता बने, जिनको आपने विधायक चुना है, तो महामाया प्रसाद की सरकार बनती है, उसमें उप मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर बनते हैं। तो किस तरह से समाज के अंतिम पायदान के लोगों को शासन में, सत्ता में, शिक्षा में, रोजगार में समान अवसर हो
विशेष अवसर मिले, आरक्षण मिले, इसको लेकर के भूपेंद्र बाबू का जीवन सतत रहा है। हम देख पाते हैं कि भूपेंद्र बाबू का जो जीवन है, आज़ादी के पहले 2 बार वो जेल गए और आज़ादी के बाद 4 बार जेल गए। किस कारण से गए? तो एक यही जो जन समस्याएं रही क्षेत्र को लेकर के, पहले सर्किट हाउस में सिर्फ सरकारी अफसर ही रुकते थे इस बिहार प्रदेश में। तो उन्होंने एक जो वाजिब जनप्रतिनिधियों को रुकने का एक व्यवस्था होना चाहिए सरकारी सर्किट हाउस में, तो इसको लेकर के जन मुहिम छेड़ा और तब तक जेल के अंदर रहे जब तक सरकार को झुकना नहीं पड़ा। बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और एक उनका जो आचरण और व्यवहार रहा एकदम मिट्टी से जुड़ा रहा। समता का बोध इस रूप से करवाते थे कि पहले के दौर में ज़्यादा पूंजी नहीं हुआ करता था समाजवादियों के साथ, बहुत चंदा चुट्टी इकट्ठा करके और फिर एक गाड़ी हुआ करता था, उसी से चुनाव प्रचार कर लेते थे और इसी मिनिमम कॉस्ट से चुनाव जीतना उस दौर में अपने आप को स्थापित किया। अगर देख पाते हैं उनका जीवन तो JB कृपलानी साहब को उन्होंने चुनाव जितवा करके सांसद में भेजा, साथ ही बाबू किराय मुसहर को चुनाव जितवा करके सांसद में भेजा। जब सन 62 का चुनाव हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर संसदीय चुनाव लड़े सहरसा क्षेत्र से और तब के ललित बाबू बहुत बड़े कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, उनको हराया। उनको हराने के पश्चात भारतीय राजनीति का ज्वाइंट किलर का उपाधि भूपेंद्र नारायण मंडल जी को दिया गया। भूपेंद्र बाबू का जीवन इस क्षेत्र के कह सकते हैं कि गरीबों का जीवन रहा, आम लोगों का जीवन रहा। उनकी सोच थी कि लोग पढ़ें लिखें आगे आएँ। जो हम ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय देखते हैं, मधेपुरा यूनिवर्सिटी का एक मातृ संस्था है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का, उसके स्थापना में भूपेंद्र बाबू का बड़ा योगदान रहा। सब लोगों से, इस समाज से एक एक रुपया जोड़ करके, चंदा ले करके शिक्षा का केंद्र उन्होंने खोला। जो भाषा के प्रति जो उनका लगाव था वह यह था कि जो अंग्रेजी बोलते हैं उनमें कुछ एटीट्यूड है, कहीं रौब झाड़ते हैं। जो संसद है वहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग के अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। तो वो इस बात के हिमायती थे कि भारतीय भाषा में वाद विवाद हो, जो हिंदी है और अपना ठेठी है, अंगिका है, भोजपुरी है, बांग्ला है, असमिया है और भी जो भारतीय भाषा है उनको सम्मान मिले। इसको लेकर के जन मुहिम चलाया। काफ़ी सरल जीवन जीते थे। साथ ही जब भी गांव आते थे तो गांव आने के उपरांत यह जो गांव में पहले पक्का सड़क नहीं हुआ करता था, कच्ची सड़क हुआ करता था। तो कच्ची सड़क में खाल कादो हुआ करता था। तो लोग सलाह देते थे, जब कमलपुर की तरफ जाते थे घूमने के लिए तो लोग सलाह देते थे कि आप अपने थाला कादो देने नहीं जाओ, इस सुखल का रास्ता देने जाओ। कुछ वकील साहब तो अपने लोगों को कहते थे कि देखा सब गोरा जेते थाला कादा वाला रास्ता देता और हम जब सुखलका रास्ता जाकर ये तो वाजिब बात नहीं बनी। तो यहाँ भी हमको भूपेंद्र बाबू का दर्शन मिलता है कि कितने बड़े सच्चे समाजवादी थे, सच में जो प्रैक्टिकल समाजवादी होता है। आज क्या हो रहा है, जो पूंजीवाद है, जो पूंजीवादी तंत्र है वह हावी हो रहा है हर विचार में और कहीं ना कहीं समाजवाद किसानों और मजदूरों के आवाज़ को लेकर के संघर्ष करने का रास्ता है। जब तक इस देश में गरीबी रहेगी, असमानता रहेगी, तब तक भूपेंद्र बाबू का विचार, समाजवाद का विचार इस देश में प्रासंगिक रहेगा। जो इनइक्वलिटी है, जो असमानता है अमीर और गरीब के बीच में आए दिन बढ़ रहा है, लोगों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, अधिक से अधिक
काम करने को कहा जाता है, लेकिन वहाँ कोई गारंटी नहीं होता है ज़्यादा समय तक काम करने का। तो कहीं ना कहीं हमें जो मजदूर का हित है, जो किसान का हित है, उस पर विचार करना होगा कि कहाँ से यह हित सुरक्षित हो सके। दाम बांधने की नीति रही थी, समाजवादियों ने काफ़ी संघर्ष किया दाम बांधने को लेकर के, और जहाँ देखिए किसान के फसल का तो दाम बंध गया, लेकिन जो कारखाना का माल बनता है उसका दाम नहीं बंध पाया। और यही कारण है कि किसान की जो हालत है वह दयनीय रही। आज किसान उगाता है तो सरकार रेट तय करती है एमएसपी का 2000 रुपये क्विंटल, लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलियों के प्रभाव में आकर के वह 1200 रुपये क्विंटल अनाज बिक्री होता है। तो इसके लिए समाजवादियों को चाहिए कि जो सरकारी मंडी हो उसका व्यवस्था हो, अनाज सही से खरीद किया जा सके, तब जा कर के हम जो समतामूलक समाज है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, समग्र विकास, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह सच है कि समाजवादियों ने यह सच है कि राजनीतिक सफलता तो प्राप्त किया, लेकिन जो सामाजिक सफलता प्राप्त करना था उस लक्ष्य से हम पीछे हो गए हैं। किसानों को क्या मिला? समाजवादियों की सरकार बनी तो अठन्नी चौवन्नी के नाम पर कुछ कर्ज माफ़ी हो गया और कुछ इधर उधर घुमा, या कहें कि सब्सिडी दे दिया गया, लेकिन जो पुख्ता इंतजाम था उससे हम वंचित रह गए हैं और इस पर पुनर्विचार करना होगा। और भूपेंद्र बाबू का जीवन हम सभी नौजवान के लिए आदर्श रहेगा। उनका जीवन से हमें यह सीख मिलता है कि जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। कभी भी पूंजीवादी ताकतें जब हावी हो रही हैं तो उसके सामने हमें घुटना नहीं टेकना है, रीढ़ सीधा रखना है। इसी शब्द के साथ जय हिंद, जय समाजवाद, जय बिहार। धन्यवाद।